हम देखेंगे आज दूरी तथा विस्थापन के बीच में अंतर, और दूरी और विस्थापन के बीच में क्या होता है परिभाषा, उसको तो हमने प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि दोनों में मुख्यतः अंतर क्या है, उसको टेबल फॉर्म में निकालेंगे। तो ये हमारा सीरियल नंबर, चलिए यहां हम लिखते हैं विस्थापन, और ये हमारा हो गया दूरी। तो पहला परिभाषा हम देख सकते हैं कि यह दिए गए, अब यहां सभी चीजें को याद रखिएगा कि समय अंतराल के आधार पर ही होता है, समय के अनुरूप ही सारी चीजों को लिया जाता है, उसी के सापेक्ष लिया जाता है। समय अंतराल में वस्तु की स्थिति, निर्देशांक, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जहां पर वो पहुंचा है, शुरुआत और अंत पॉइंट, निर्देशांकों के अंतर के तुल्य होता है। और यह इसकी बात करें तो यह लंबाई से संबंधित है, तो यह दिए गए यहां पर भी हम समय को नहीं छोड़ेंगे, समय अंतराल, क्योंकि किसी भी चीज की दूरी एक समय तक ही देखी जाएगी। समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, ठीक है, तो क्या कहते हैं दूरी। दूसरा अगर बात करें तो यह कैसी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि वह होते हैं जिनकी क्या होती है, दिशा होती है, दिशा के साथ होती है। जैसे 20 किलोमीटर पूर्व दिशा, तो ये हो गया, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 20 किलोमीटर पूर्व दिशा, यानी पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलेंगे तो इस बिंदु से इस बिंदु तक हम न्यूनतम दूरी तय करके वहां पर पहुंच जाएंगे। और यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि, यहां पर दिशा नहीं होता। तीसरा अगर बात करें, विस्थापन जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। और अगर इसकी बात करें तो ये हमेशा धनात्मक होता है, ये शून्य भी नहीं हो सकता, धनात्मक राशि होती है। ठीक है, दूरी हमेशा धनात्मक होगी। अगला बात करें, विस्थापन वस्तु के पथ की, याद रखिएगा, वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। किस आकृति का है उससे कोई मतलब नहीं है उसको। और याद रखिएगा आकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो विस्थापन वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता, लेकिन किस पर निर्भर करता है, दूरी निर्भर करती है। यह इसका परिणाम क्या होगा, दूरी के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और ये क्या होगा, ये बराबर हो सकता है, अधिक हो सकता है,
ठीक है, ये बराबर और अधिक हो सकता है किससे? विस्थापन से। तो ये विस्थापन तथा दूरी के बीच है मध्य अंतर। आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट है हमारा चाल एवं वेग। स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले चाल देखते हैं। तो चाल को समझते हैं पहले। देखिए, मान लीजिए कि कोई एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक, ठीक है, और दूसरा आदमी ए से लेकर बी तक वो भी जा रहा है। तो ये दूसरे आदमी है, ये मान लो एक्स यहां से जा रहा है और यहां से वाई जा रहा है। एक्स को यहां से यहां जाने में जितना समय लगता है, वाई को उससे कम समय लगा। इसका मतलब क्या है कि सेम दूरी को तय करने में एक समय अंतराल में, समय भी सेम है क्योंकि दोनों एक समय में शुरुआत कर रहे हैं, तो सेम समय में दोनों क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, लेकिन y पहले पहुंच जाता है x से। सेम दूरी भी सेम है, यानी कि दूरी मान लीजिए x दूरी है, दूरी मान लीजिए d है, और टाइम मान लीजिए t है। तो दोनों सेम है, लेकिन फिर भी y पहले पहुंच जाता है, यानी कि y का कुछ तो होगा। तो y का क्या ज्यादा होगा? स्पीड। क्या ज्यादा होगा? चाल। अब यहां पर बात यह आता है कि चाल को हम कैसे परिभाषित करेंगे। अब बात यह है कि मान लीजिए कि ये दोनों तो चलिए एक जगह से थे, दूरी भी सेम थे, ये भी थे। अब दोनों की गति जो होगी, ए की गति और एक्स की गति और वाई की गति, तब कैसे करेंगे? जब यह दूरी अलग हो, ये अलग हो, यानी कि ये ए से बी जा रहा हो और ये कहीं सी से डी जा रहा हो, दोनों अलग अलग है, लेकिन समय सेम है। अब हम कैसे नापेंगे स्पीड? तब अब स्पीड कैसे नापते हैं, गति कैसे नापेंगे कि कौन पहले पहुंचेगा, कौन ज्यादा किस गति से चल रहा है? तब हम इकाई समय लेते हैं। क्या लेते हैं? इकाई समय। इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय मान लीजिए 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड में x y 2 सेकंड में y कितना दूरी जा रहा है और 2 सेकंड में x कितना दूरी जा रहा है, उस प्रकार से हम बता सकते हैं कि x और y कितने दूरी पर चल रहा है। और इसी के तथ्यों के आधार पर हमने चाल की परिभाषा को लिख दिया। क्या लिखा? कि किसी वस्तु द्वारा, ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, यूनिट टाइम, किसी भी यूनिट टाइम हो, वो 1 सेकंड हो सकता है, 2 सेकंड होता है, 5 मिनट, लेकिन वो टाइम फिक्स होगा। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, तो इकाई समय में। अब देखिए यहां पर, तो चाल की क्या यहां पर सूत्र लिख सकते हैं? चाल बराबर तय की गई दूरी बटे जो भी दूरी होगी, दूरी को तय करने में लगा हुआ समय। ठीक है, तो तय की गई दूरी और दूरी को तय किया समय हो गया। अब मान लीजिए ये हो गया यहां पर, तो तय की दूरी मान लीजिए कितना है? d है, और समय उसको कितना लगा? t। तो उसका चाल मान लीजिए u क्या हो जाएगा? u इक्वल टू डी बाई टी। जहां पर d क्या है? दूरी, और t क्या है? समय। ठीक है, अब एक चीज और समझिए कि मान लीजिए कि कोई भी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है और वहां पर वो जैसे एक समय अंतराल में t1 टाइम पे वो कुछ गति से चल रहा था। ठीक है, मान लीजिए x गति से चल रहा था,
T2 में वो y, और फिर बाकी T3 में वो z गति से चला। अब यहाँ पर उसकी जो चाल है वो बदलते जा रही है, हो सकता है कभी बढ़े कभी घटे। अब जब चाल सीमित फिक्स नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होती है, स्थिर नहीं होती है, तो तब हम कैसे निकालेंगे किसी का चाल? जब चाल दूरी अलग अलग समय पर अलग अलग तय की गई हो, तो उस जगह पर हम क्या निकालते हैं? औसत चाल। क्या निकालते हैं? औसत चाल। ये कहां देखा जा सकता है? देखिए, मान लीजिए कि एक बॉलर है, ठीक है, एक बॉलर है, देखते हैं बॉलर को। हाँ, ठीक है, एक बॉलर है और इसने एक बॉल को फेंकना चालू किया। ये बॉल हो गया, ठीक है। अब इस बॉल को वो फेंक रहा है। पहला बॉल जो फेंका, टोटल 6 बॉल होते हैं, वो फेंका कितने गति से? 140 किलोमीटर पर आवर से। दूसरा फेंका 130 किलोमीटर पर आवर से। तीसरा फेंका 142 किलोमीटर पर आवर से। चौथा फेंका 110 किलोमीटर पर आवर से। अब उसको अचानक से स्लो बॉल फेंकना है, 20-20 मैच खेल रहा है। पांचवा फिर से उसने फास्ट फेंका 138 किलोमीटर पर आवर से। और छठा फिर उसने फेंका स्लो बॉल 90 किलोमीटर पर आवर से। अब आप देखिए कि 6 बॉल को उसने अलग अलग स्पीड पे फेंका, ठीक है। अब ये अलग अलग स्पीड पे वो फेंक रहा है, ये जो भी स्पीड हो, 142 भी हो सकता है। अब ये स्पीड का हम क्या कर सकते हैं? तब हम बोलेंगे कि वो किस स्पीड से औसतन फेंकता है। औसत वो किस स्पीड से फेंकता है। तो आप देखिएगा जब हम मैच देखते हैं तो 3 स्पीड दिखाता है, मैक्सिमम, औसत यानी कि एवरेज, और स्लोएस्ट। ये तीनों चीजें वो दिखाता है किसी भी बॉलर के स्पीड को। तो जब हमारे पास स्पीड देखिए अलग अलग है, चाल अलग अलग है, इस केस में हम क्या निकालते हैं? औसत चाल। तो औसत चाल क्या हो जाएगी? कुल तय की गई दूरी। तो जितने 6 हैं तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है, और कुल समय कितना फेंकने में लगा। तो ये हमारे पास क्या निकल जाएगा? औसत दूरी, ठीक है। क्या निकल गया? औसत चाल निकल गया, एवरेज स्पीड, ठीक है। अब इसका यूनिट देख लेते हैं। दूरी क्योंकि लंबाई है तो लंबाई को हम लेते हैं किसमें? मीटर में। और समय हमेशा हम लेते हैं किसमें? सेकंड में। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, ठीक। और इसको हम कैसे लिखते हैं? ms-1 या फिर m पर सेकंड। तो इस तरह से हम किसकी बात कर दिए? हमेशा चाल की। तो याद रखेंगे, चाल जो होता है, एक चीज और, चाल जो होता है वह एक अदिश राशि है, और ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये चीजें हम बात कर रहे थे किसके? चाल के बारे में। तो ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आगे देखते हैं वेग, वेलोसिटी। तो वेग को क्या ध्यान में रखेंगे? जब चाल और वेग में एक ही अंतर होता है कि चाल जो होता है उसकी दिशा नहीं होती और वेग की दिशा होती है, और वेग क्या होती है? सदिश राशि होती है। तो हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि जब गतिमान वस्तु की चाल के साथ क्या लेते हैं हम? उसकी साथ दिशा भी दी गई हो, ठीक है, तो उसे उस गतिमान वस्तु का क्या बोलेंगे? तो गतिमान वस्तु का वेग कहते हैं, वस्तु का वेग कहते हैं। चाल को क्या कहेंगे? वेग कहते हैं।
यानी कि अब यहां पर जो वेग के सूत्र हो जाएगा, दिशा के साथ होगा तो दिशा के साथ दूरी भी लेंगे, तो दूरी को दिशा के साथ को क्या कहते हैं, विस्थापन। और समय क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इसको हम लिखते हैं, मान लीजिए u इक्वल टू डी बाई टी। यहाँ पर भी वही कहानी रहेगी, डी बाई टी, बस दिशा होना अनिवार्य है। तो वेग हो गया यहाँ पर कि विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन की दर को वस्तु का वेग भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं वेग और चाल में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो मुख्य परिभाषा आप समझ ही गए होंगे कि किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में गतिशील वस्तु का द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो आप इसी को लिख सकते हैं, किसी निश्चित दिशा में, दिशा पता होगा तभी होगा, निश्चित दिशा में इकाई समय, इकाई समय यानी किसी भी टाइम पे, लेकिन टाइम फिक्स होना चाहिए, इकाई समय में गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, इकाई समय में गतिशील वस्तु द्वारा क्या करना, तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। यहां दिशा नहीं होता है, तय की गई दूरी। ठीक है, हम जानते हैं वेग कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है, यानी इसका दिशा होता है, और यह एक अदिश राशि है क्योंकि इसका दिशा नहीं होता। ये धनात्मक होते हैं, वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकते हैं, और चाल सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वेग और चाल के बीच में। अगली कक्षा में हम आगे की बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।